मैंने ज़िंदगी में वाइस चांसलर पोजीशन तो ठीक है, आती है और ये आगे भी आती रहेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से सीनियर प्रोफेसर तक स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि इस विश्वविद्यालय के अपने ओरिजिनल जो मकाम था इसका वो अचीव कर सके। तो उसके लिए मैं खुद भी काम करूंगा। तो ऑब्वियस है कि सारे लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि वो काम करें, क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है जब यहाँ रात को 11-11 बजे तक प्रोफेसर बैठा करते थे, रिसर्च करते थे। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद भी फील किया है, मैं खुद भी बैठता था। एक पिछले दिनों तनख्वाह तक समय नहीं आई, पूरी कम्युनिटी सड़क पे उतर आई। इस तरह की परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए आप किस तरीके से सरकार से भी तालमेल बनाए रखेंगे, और आर्थिक संसाधन जो बड़ी एक चुनौती है, सबसे बड़ी जो फंडिंग जिसका आपने जिक्र भी किया, उससे किस तरह से निपटेंगे? डॉक्टर साहब, मैंने आपसे आने से पहले रजिस्ट्रार साहब से यही पूछा, इस बारी सैलरी का वैसा तो नहीं हो जैसे पहले है। ये मैं नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूँ रमेश सिंगटा। इस वक्त हम लोग शिक्षण संस्थान, सर्वोच्च शिक्षण संस्थान में हैं, और सर्वोच्च शिक्षण संस्थान के सर्वोच्च पद पर आज अगर किसी की नियुक्ति हुई तो डॉक्टर महावीर सिंह ये प्रोफेसर हैं और ये विज्ञान के महावीर हैं। लेकिन अब इनको प्रशासनिक दायित्व, एक बड़ी जिम्मेवारी, बड़े समय के बाद, जिसका बड़े बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इनकी नियुक्ति होगी। अब स्थायी वीसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को मिल गया है। चुनौतियां कम नहीं हैं। ये किस तरीके से उन चुनौतियों से निपटेंगे, इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप एक सबसे बड़ी जो जिसको कह सकते हैं कुर्सी पर आज विराजमान हुए हैं, आज ज्वाइनिंग हुई है। क्या चुनौतियां सबसे पहले आपके सामने, आप क्या मानते हैं कि इस तरह की चुनौती आपके सामने? सिंगटा जी, जैसे कि चुनौती है तो लाइफ का मकसद ही चुनौतियों को पार करना होता है। मेरा तो जो सफ़र रहा है उसमें मुझे चाहे रिसर्च में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब मैंने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था तो यहाँ एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन आज हमारा जो डिपार्टमेंट है ये विश्व स्तर का है। यहाँ पूरी फैसिलिटी वही है जो विश्व स्तर की है। कभी यहाँ कुछ भी नहीं था, तो सफ़र था। तो ऐसे ही यहाँ इस पोजीशन पर भी जो दायित्व मुझे दिया गया है तो उसमें भी चुनौतियाँ हैं, और चुनौतियाँ होनी भी चाहिए। सीधा तो है नहीं है लाइफ, तो उस चुनौतियों से हम ज़रूर उसके साथ जूझेंगे और उनको पार भी करेंगे। अब आपकी प्रमुख जो आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है, प्राथमिकता है क्या? मोटे तौर पर कुछ बिंदुओं को आपने चिन्हित किया होगा, क्योंकि आपका एक विजन है, आपका एक दृष्टिकोण है, आपका एक आउटलुक है। सबसे बड़ा तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। रिसर्च को कैसे यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर तक ले जाना है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसमें आज के समय में उसमें है चुनौतियाँ रिसर्च में। तो उसको कैसे उस मुकाम पर ले जाएं कि इंटरनेशनल लेवल। मुझे खुशी होगी कि जैसे मतलब यहाँ से बहुत सारे लोगों को मैं विश्व स्तर पर ले जाऊं अलग अलग फील्ड में, तो उनको कैसे कोलैबोरेशन में ले जाना है वो चुनौतियां हैं। तो रिसर्च को कैसे ऊपर ले जाना है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मेरी। दूसरी मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ पर जो फंडिंग आती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर्स की है, चाहे इंटरनेशनल ग्रांट है, उसको कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, उस दिशा में दूसरा रहेगा। और तीसरा, कैसे यहाँ पर जो वर्क कल्चर है, क्लासेस है, टीचिंग का किस तरीके से है, और एग्जामिनेशन है, और जो न्यू करिकुलम्स है यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, उसको कैसे इंटरनेशनल स्किल बेस या कैसे उसको अपडेट किया जाए, उस दिशा में मेरा रहेगा ध्यान। आपने एक बड़ी बात की, क्योंकि आप एक नामी गिरामी दुनिया के वैज्ञानिक हैं। कार्य संस्कृति, अक्सर ये धारणा है लोगों में कि सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति में बड़ी गिरावट आई है, और उससे अछूता हिमाचल प्रदेश में नहीं है। समय पर कोई, चाहे बाबू हो, चाहे ऊंचे ओहदे पर बैठा हो, समय पर वो नहीं आते हैं। ये एक आम धारणा लोगों के बीच है। इस धारणा को कैसे तोड़ेंगे, और कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो खुद ऐसा हूँ, मैं तो वर्क पर बिलीव करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में वाइस चांसलर पोजीशन तो ठीक है, आती है और ये आगे भी आती रहेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से
सीनियर प्रोफेसर तक स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं ताकि इस विश्वविद्यालय के अपने ओरिजिनल जो मकाम था इसका वो अचीव कर सके। तो उसके लिए मैं खुद भी काम करूंगा, तो ऑब्वियस है कि सारे लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि वो काम करें, क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है जब यहाँ रात को 11-11 बजे तक प्रोफेसर बैठा करते थे, रिसर्च करते थे। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद भी फील किया है, मैं खुद भी बैठता था। तो उस दिशा में पुराना जमाना फिर से लौटेगा, वो वर्क कल्चर जो आप कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट का आदमी हूँ मैं, और ऐसा नहीं है, यहाँ के जो टीचर्स है वो मेहनती है। उनको जब लगेगा कि जब वाइस चांसलर खुद मेहनत कर रहा है तो वो भी आएंगे, जुड़ेंगे, सब मेहनत करेंगे कलेक्टिवली। ये विश्वविद्यालय हम सबका है, हिमाचल का है, प्यारा विश्वविद्यालय है और नामी ग्रामी विश्वविद्यालय है। तो हम सबका दायित्व है कि कैसे इसको जो है इसको अपने ओरिजिनल ग्लोरी पर ले जाए। एक पिछले दिनों तनख्वाह तक समय नहीं आई, पूरी कम्युनिटी सड़क पे उतर आई। इस तरह की परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए आप किस तरीके से सरकार से भी तालमेल बनाए रखेंगे? और आर्थिक संसाधन जो बड़ी एक चुनौती है, सबसे बड़ी जो फंडिंग जिसका आपने जिक्र भी किया, उससे किस तरह से निपटेंगे? डॉक्टर साहब, मैंने आपसे आने से पहले रजिस्ट्रार साहब से यही पूछा, इस बारी सैलरी का वैसा तो नहीं हुआ जैसे पहले है। ये मैंने पहला फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने उनसे किया, तो उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार साहब बड़े काबिल आए हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है ऑलरेडी जो है मतलब प्रोसेस पहले कर दिया था। तो आगे भी हम ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि इस तरह की द्वारा जो है रिपीट ना हो इस तरह के इशू। चलिए, अच्छी आपने बात कही है। नैनो टेक्नोलॉजी में आपकी एक तरह से कहे तो उसमें आपकी मास्टरी है, तो उसका कैसे सदुपयोग आप बतौर वीसी उसका यहाँ के कम्युनिटी को भी बेनिफिट हो या हिमाचल प्रदेश को बेनिफिट हो, उसको कैसे आप एक्सप्लोर करेंगे? उस दिशा में मेरा जो विज़न है यहाँ पर सेंटर खोलने का है, चाहे वो एनर्जी सेंटर है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, सोलर एनर्जी है, या मेडिकल के कुछ कोर्सेज़ है। मेडिकल का क्योंकि मेरा खुद भी रिसर्च का है, आपने नैनो टेक्नोलॉजी कहा, तो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यहाँ सेंटर खोलना चाहेंगे जो कि फंडिंग सेंटर से भी हो सके। मेरी कोशिश रहेगी मैं अब्रॉड से भी फंडिंग के लिए कोशिश करूँगा, चाहे वो रॉयल सोसाइटी है यूके की, चाहे यूएस की है सिरेमिक सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटीज़ है। क्योंकि मैं खुद रहा हूँ तो मेरी अभी आज भी 3-4 डायरेक्टर से बात हुई है। तो कोशिश मेरी रहेगी, अभी जो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी 10-10 करोड़ की हमारे को जो ग्रांट मिली है, जो आईआईटी रोपड़ के साथ, आज ही मुझे फ़ोन आया है, परसों डीएसटी की टीम आ रही है, हमें 10 करोड़ उसमें भी मिल रहा है, 10 करोड़ हमें ऑलरेडी मिला है। तो उसमें भी मेरी महत्वपूर्ण मेरी कंट्रीब्यूशन थी। तो ऐसे हमें इस तरह से हमें प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे ताकि हमारे को यहाँ ग्रांट मिल सके, यहाँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आ सके, ताकि बच्चे भी जब उन मशीन्स पर काम करेंगे, उनका रिसर्च प्रोफाइल बढ़ेगा, तो उनका जॉब आगे वो अब्रॉड में पीडीएफ के तौर पर जा सके। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चे पीडीएफ करने अब्रॉड जाएं। जब यहाँ से बच्चे जाएंगे, मुझे अक्सर कहा करते हैं कि जी अब्रॉड जब बच्चे जाते हैं तो उनका आउटलुक खुलता है, वो डिफरेंट एकेडमिक प्लेटफॉर्म जब यहाँ का विज़न रखेंगे यूनिवर्सिटी का, हिमाचल का, तो उससे स्टेट को फ़ायदा होता है, नेशनल लेवल पर फ़ायदा होता है। आपने ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, लेकिन व्यवहारिक पक्ष पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर अनियमितताओं का मामला बहुत उठता रहा है कि नियुक्तियां सही नहीं होती है, मेरिट को इग्नोर किया जाता है और जांच भी कई बार होती है। तो इस दिशा में जो खाली पद है, जो तो पद भर गए हैं वो तो ठीक है, एक तो जो प्रोफेसर लोग हैं उनकी समय पर प्रमोशन हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी भी मिले। दूसरा, जो नियुक्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसकी नए सिरे से जाँच होगी? देखो, इसमें तो मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो एक सरकार के ध्यान में, उनके इसमें जहन में जिस तरीके से चीज़ें चली होगी, मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं तो देखो प्रेजेंट के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मेरिट को इग्नोर ना करूँ, मैं रिसर्च को इग्नोर ना करूँ, कैसे विश्वविद्यालय को आगे ले जाना उस दिशा में सोचूंगा। इधर उधर मेरे को शायद अभी मेरा कहना टू अर्ली होगा इसको मतलब जज करना कि पास्ट में क्या हुआ, मैं उस दिशा में चिंता जी जाना नहीं चाहूँगा। जो खाली पड़े पद है उनको भरने की दिशा में क्या किस तरह के प्रयास? हाँ, वो आपने कहा कुछ डिपार्टमेंट में यहाँ पर है वो चैलेंज, उस दिशा में मैं स्टडी करूँगा कि किस किस डिपार्टमेंट में चुनौतियाँ हैं, कहाँ खाली वैकेंसीज़ है। उस दिशा में मैं सरकार के समक्ष और हमारे जो मुखिया है चांसलर साहब, उनके समक्ष भी रखूँगा और हम इस दिशा में
उनको जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनका ये कहना है कि अपनी ऊर्जा ये सही सकारात्मक दिशा में लगाएंगे, पीछे क्या हुआ उस ये तह तक नहीं जाएंगे, लेकिन आगे जो नियुक्तियाँ होगी इनका ये कहना है कि बिल्कुल वो मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और फंडिंग का जो इशू है ये बेहतर तालमेल राज्य सरकार के साथ और अन्य एजेंसियों के साथ भी बेहतर तालमेल बनाएंगे ताकि यहाँ आर्थिक संसाधनों को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखना ये होगा जो इनके सामने चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का ये किस तरीके से पार पाते हैं। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।